एक बार फिर देखिए आप, हम बेसिकली यहाँ दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक का नाम हमने रखा है ए बी और एक का नाम रखा है सी डी। हमारा जो काम है बड़ा सिंपल है, मिक्सिंग का काम है। हम ए और बी को मिक्स करते हैं तो ए बी प्रोडक्ट बन जाता है, सी और डी को मिक्स करते हैं तो सी डी प्रोडक्ट बन जाता है। ए और बी को जो हम मिक्स करते हैं वो 80% और 20% के रेशियो में मिक्स करते हैं। सी और डी को जो मिक्स करते हैं 50% सी 50% डी, यानी इक्वल। कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस वेट में नहीं है। कई बार क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वेट में लॉस हो जाता है। जैसे आप खीर बनाते हैं, दूध और चावल मिक्स करते हैं, पर जब उसको उबालते हैं, कढ़ाते हैं तो दूध उड़ जाता है, तो वेट कम हो जाता है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कोई लॉस नहीं है आपका, कोई कमी नहीं है, कोई लॉस नहीं है यहाँ पर, राइट। तो सी और डी 50-50, ए और बी 80-20। हम सोच रहे हैं कि 60 टन बेच देंगे ए बी और 200 टन बेच देंगे सी डी। ये हमें डाटा दिया हुआ है। एक्चुअल इन्वेंट्री 1/6 की दी हुई है, आज 1 जून है। आज जो हमारे पास स्टॉक है उसको हमने एक्चुअल इन्वेंट्री बोला है। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। बजटेड इन्वेंट्री 30 जून का बोला हुआ है, 30 जून हो गया एंड, 30 जून हो गया एंड। वो बजटेड बोला है क्योंकि फ्यूचर हो गया। फिर उसका प्राइस पर टन बताया गया। सबसे पहले वो चीज कह रहा है आप प्रोडक्शन बजट निकालें। तो ये देखें, प्रोडक्शन बजट पे आपने सिर्फ ध्यान किस पे देना है, अपने ए बी पर और सी डी पर, क्योंकि आप प्रोडक्शन किसका करते हैं, ए बी और सी डी। ये उनका ओपनिंग स्टॉक है, ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, और ये उनका क्लोजिंग स्टॉक है, सीएस, सीएस का मतलब क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो है उनके सेल है, सेल। सबसे पहले हम तैयार करेंगे प्रोडक्शन बजट। हेडिंग देंगे प्रोडक्शन बजट, फर्स्ट पार्ट। इन टन्स। हम बेटे दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ए बी और सी डी। प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। सेल्स कितना बोला ए बी का, 60 टन, सी डी का 200 टन। अब ए बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्वेश्चन में देखिए कितना है ए बी का क्लोजिंग स्टॉक, देखिए ये है क्लोजिंग स्टॉक 5 और 60। तो ए बी का क्लोजिंग स्टॉक 5 लिख देंगे, सी डी का क्लोजिंग स्टॉक 60 लिख देंगे। माइनस करना है बेटे ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10 और 50। तो बेटे -10 कर दिया आपने और -50 कर दिया, तो अब आपका आ जाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हो जाएगा 55 टन किसका, ए बी का, और 210 किसका, सी डी का। तो ये हमारा पहला बजट तैयार हुआ जिसको आप बोलेंगे प्रोडक्शन बजट। इसके अनुसार ए बी के आप बनाएंगे 55 यूनिट, सी डी के आप बनाएंगे 210 यूनिट। यूनिट यहां पर जो है वो टन्स है, तो आप ये कह सकते हैं 55 टन बनेगा ए बी, 210 टन बनेगा सी डी। अब अगला बजट, मटेरियल कंजम्पशन बजट। चार चीजों का कंजम्पशन करेंगे, ए बी सी डी। अब ए बी पहले बना रहे हैं, ए बी के लिए आप ए यूज करेंगे
बी यूज करेंगे। ए कितना बनाएंगे? 55। ए भी 55 बनाएंगे, जिसके लिए 80% ए यूज करेंगे, 20% बी यूज करेंगे। ए हो गया 44, बी हो गया 11। कोई डाउट है तो बताएं। ए बी बनाने के लिए 80% ए का इस्तेमाल होता है और 20% बी का इस्तेमाल होता है। ए आपने बनाया 55 टन, 55 टन, ये देखिए ऊपर आपने प्रोडक्शन निकाली है, देखिए 55 टन, 210 टन। तो 55 टन ए बी बनाने के लिए ए का प्रयोग किया जाएगा 80% और बी का प्रयोग किया जाएगा 20%, यानी इनकी कंजम्पशन क्या हो गई? 44 और 11। इसी तरह सीडी की बात करते हैं। सीडी के लिए दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सी और डी। सी इस्तेमाल होगा 50%, डी इस्तेमाल होगा 50%, यानी 105 सी और 105 डी। अब नीचे आप लिख सकते हैं कंजम्पशन, ऐड कर लीजिए। ऐड करने जैसा वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही की आइटम है। 44, 11, 105, 105। तो इस प्रकार से आपका मटेरियल कंजम्पशन बजट तैयार है। हाँ जी, लिख लिया, दिमाग में लिख लिया। अब आगे देखिए। अब हम चलेंगे तीसरे बजट की ओर, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल परचेज बजट। आइए बनाएं इसको। मटेरियल परचेज बजट। चार तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी, सी और डी। फॉर्मूला बनता है कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ऐसा करने से जो परचेज आएगा, 2 मिनट ख्याल लगाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, इन टन्स आ जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट प्राइस पर टन। ऐसा करने से आपका जो परचेज आएगा वो इन रुपीज आएगा। यानी आपकी ड्यूटी है परचेज को रुपीज में निकालना। आइए पहले हम कंजम्पशन बजट में जाएंगे, वहां से हमें कंजम्पशन मिलेगी। आइए देखें, आपके सामने है कंजम्पशन 44, 11, 105, 105। कंजम्पशन 44 टन, 11 टन, 105 टन, 105 टन। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। देखिए क्लोजिंग स्टॉक के फिगर्स, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 20, 40, 300, 200। आइए चलें, 20, 40, 300, 200। अब ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। वापस क्वेश्चन में आइए, ओपनिंग स्टॉक की फिगर दी हुई है। 15, 10, 200, 250। 15, 10, 200, 250। अब आप प्रोडक्शन इन टन्स निकाल लेंगे। पहला 49 टन्स,
दूसरा 41 टन, तीसरा 205 टन्स, चौथा 55 टन्स। ये हमारा परचेज इन टन्स आ गया है। पर बजट बनाते वक्त हम रुपीस में भी जानना पसंद करते हैं और हमें उनका कॉस्ट प्राइस पता है। 500 टन, 400 टन, 100 टन, 200 टन। 500 टन, 400 टन, 100 टन, 200 टन। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर रुपीस में आ जाएगा। आइए कैलकुलेटर से करके देखता हूं। पहला 49 इंटू 500, 24,500 रुपए इसका आंसर हो गया। दूसरा 41 इंटू 400, 16,400 इसका आंसर हो गया। तीसरा 205 इंटू 100, 20,500 इसका आंसर हो गया। तीसरा 55 इंटू 200, 11,000 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हमारे परचेज इन रुपीस आ गए। आपके सामने प्रेजेंट हुआ है परचेज बजट। परचेज बजट को अगर आप देखें, मैंने टन्स में भी निकाला है। परचेज बजट अगर आप देखेंगे तो मैंने यूनिट्स और रुपीस दोनों में निकाला है। आइए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं। ये परचेज इन टन्स है, दो है टन्स, भाई कितने कितने यूनिट खरीदने, और दूसरा परचेज इन रुपीस। चौबीस 500, 16,400, 20,500, 11,000। तो टन्स और यूनिट्स दोनों में आ गया है आंसर, ताकि कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ध्यान दें, 3 बजट हमने कवर कराए। अगर आप ओरिजिनल चार्ट पर वापस आ जाएं, ओरिजिनल चार्ट जो मैंने आपको पहले बताया था, देखिए ओरिजिनल चार्ट, आपको आनंद आएगा। सेल्स बजट इस क्वेश्चन में गिवन था, आपको याद होगा। ये वाली चीज गिवन थी 60 और 200 टन, याद आया। फिर हमने प्रोडक्शन बजट तैयार किया था, याद करिए कितना कितना था वो, 55 टन और 210 टन। फिर हमने उससे मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट निकाला था और उसके बाद मटेरियल परचेज बजट निकाला। तो अगर आप देखें, हमने ये वाली चेन पूरी कर दी, मटेरियल वाली चेन पूरी कर दी। सेल्स बजट से मटेरियल का बजट पूरा कैसे निकाला जाता है, आपको पूरी चेन मैंने दिखा दी, पूरी कंप्लीट चेन। क्लियर हुआ? एक बार फिर आंसर में नजर डालें। ये क्वेश्चन है, पहले प्रोडक्शन बजट टॉप पे, उससे कंजम्पशन बजट और उससे परचेज बजट। तो इस प्रकार से आप अपनी पूरी चेन कंप्लीट कर लेते हैं। लेबर बजट, दूसरी चेन जो हमारी चलती है वो लेबर बजट की होती है। अगर आप ओरिजिनल बजट के फॉर्मेट में वापस आ जाएं तो आप देखेंगे सेल्स की मदद से वही प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद लेबर रिक्वायरमेंट बजट, ये नॉर्मली इन आवर्स होता है या और इन डेज होता है, और फिर उससे मैन पावर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ पर्संस जो चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हमको चाहिए। तो अब ये वाला रास्ता हम तय करेंगे आने वाले उसमें। ये सब हमने बजट कर लिए थे। लेबर बजट, सबसे पहले कितने बंदे हमें चाहिए। अल्टीमेटली हम क्या जानना चाहते हैं, कितने बंदे हमें रखने हैं। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले लेबर आवर रिक्वायरमेंट निकालें, कितने घंटों का काम आपको करवाना है। बहुत साधारण एग्जांपल दे रहा हूं, मोटा मोटा समझिए, फिर बारीकी में जाएंगे। मान लो
मुझको 1 लाख यूनिट बनाने हैं, प्रोडक्शन क्या करनी है 1 लाख, और 1 यूनिट बनाने में हमें लगते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए हमको आधा घंटा लगता है, तो इसका मतलब हमको कितने घंटे का काम चाहिए 50,000 घंटे का। नहीं समझ आया? हमने 1 लाख यूनिट बनाने हैं, 1 यूनिट बनाने में हाफ एन आवर लगता है, तो 1 लाख यूनिट बनाने में 50,000 आवर्स लगेंगे। कोई डाउट? अब मान लो एक वर्कर, ये हम बात कर रहे हैं, हम बात जो कर रहे हैं पर वीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पर वीक। एक वर्कर हफ्ते में 50 आवर्स काम करता है, 50 आवर्स पर वीक। एक बंदा कितने घंटे काम करता है 50 आवर्स। अब दिमाग लगाइए, मुझको 50,000 घंटे का काम कराना है एक हफ्ते में, और एक आदमी जो मेरे पास आएगा वो 50 आवर्स काम करेगा, तो इसका मतलब इन ऑल मुझको 1000 पर्सन्स नहीं चाहिए। दिमाग लगाइए, मुझे 1 लाख यूनिट बनाने हैं, 1 यूनिट बनाने के लिए आधा घंटा लगता है, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए 50,000 घंटे लगेंगे। एक आदमी एक हफ्ते में 50 घंटे काम करके देता है, पर मुझे तो 50,000 घंटों का काम कराना है, तो इसका मतलब 50,000 डिवाइडेड बाय 50, मुझको 1000 आदमी चाहिए ताकि मैं अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को अचीव कर सकूं। क्लियर हुआ? अब हम 2 चीजें सीखेंगे, एक टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, दूसरा प्रोडक्टिव लेबर आवर पर वर्कर। लेबर आवर रिक्वायरमेंट्स बड़ा सिंपल है, अभी करके भी दिखा दिया था। प्रोडक्शन पर पीरियड इनटू लेबर आवर पर यूनिट। जैसा कि अभी आपको चर्चा में दिखाया कि मान लो मुझको 1 लाख यूनिट बनाने हैं और 1 यूनिट बनाने के लिए हाफ एन आवर लगता है, तो इसका मतलब मुझको 50,000 घंटे का लेबर आवर रिक्वायरमेंट है। 50,000 घंटे मुझे लेबर आवर के चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेबर आवर्स पर यूनिट। अगर लेबर आवर्स की जगह लेबर डेज पर यूनिट कर देते तो आंसर भी डेज में आ जाता, 50,000 डेज, जिसको हिंदी में आप दिहाड़ी कहते हैं। 50,000 दिहाड़ियों में काम होगा, बोलते नहीं सर। तो डिपेंड करता है, कई बार डेज में आता है, कई बार आवर्स में आता है। एग्जाम में ज्यादा पॉपुलर आवर्स है। अब सेकंड चीज की चर्चा करेंगे। अब हमें निकालना है कि एक आदमी हमें कितना काम करके देता है, कितने घंटे का काम करके देता है। इसको हम इस टेबल से निकाल सकते हैं। मैं छोटे सा एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपको एक मंथ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर 1 मंथ। आप ये 1 ईयर के लिए भी निकाल सकते हैं, 1 वीक के भी निकाल सकते हैं। अगर प्रोडक्शन पर वीक हो तो आप जो निकालें पर वीक निकालें, प्रोडक्शन पर मंथ हो तो आप निकालें पर मंथ निकालें, प्रोडक्शन पर ईयर हो तो आप पर ईयर निकालें। आइए ईयर का निकाल देते हैं, ईयर का आपको अच्छा लगेगा, पर ईयर कर देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए साल में तो वैसे 52 हफ्ते होते हैं, पर एक वर्कर साल में 50 हफ्ते ही काम करता है। 2 हफ्ते का वो ऑन एन एवरेज छुट्टी ले लेता है घूमने फिरने के लिए। तो साल में वो 50 हफ्ते आता है, 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है। आपको पता है हर कंपनी देती ही है अपना घूमने फिरने के लिए। तो 50 हफ्ते वो काम कर सकता है, और आपको पता है कि वर्किंग डेज पर वीक है 5। तो इसका मतलब टोटल डेज उस व्यक्ति के साल में हो गए कितने, 250। सैटरडे संडे का हमने ऑफ मान लिया, ये उसके वर्किंग डेज हो गए। अब इसमें से मान लीजिए वर्किंग डेज में 10 तो आ जाते हैं स्टैट्यूटरी हॉलीडेज। स्टैट्यूटरी हॉलीडेज होते हैं
दुशहरा, होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, इस तरह के सरकारी हॉलीडेज को बोलते हैं स्टैट्यूटरी हॉलीडेज। 15 दिन ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय एब्सेंट हो जाता है बिना बताए। कोई इमरजेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, वो बिना बताए एब्सेंट हो जाता है 15 दिन। लीव बोल के वो लगभग 25 छुट्टियां लेता है। बहुत ज्यादा छुट्टी लेने वाले एम्प्लॉयज हैं हमारे। 15 बिना बताए और पूछ के 25। एग्जाम्पल ये है। इसका मतलब एक एम्प्लॉय जो हमको है पूरे साल के अंदर 200 डेज काम करके देगा। चेक करिए ठीक है कि नहीं। तो एक एम्प्लॉय हमको 200 दिन काम करके देगा एक साल में। रोज के मान लीजिए 9 आवर्स पर डे है, उसकी जो ड्यूटी है वो 9 आवर्स पर डे है, यानी वो रोज के हमको जो है 9 घंटे के लिए वो आता है। उसमें से 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है। आइडल टाइम वो टाइम होता है जो वर्कर काम नहीं करेगा पर तनख्वाह तो लेगा ही। आइडल टाइम किस किस कामों के लिए? रेस्ट के लिए, आराम के लिए, बीच में अंगड़ाई लेगा, एक चक्कर माराएगा, रेस्ट के लिए, अंगड़ाई के लिए, पर्सनल नीड्स के लिए, सुसु पॉटी बीच में जाना पड़ सकता है, पर्सनल नीड्स के लिए, लंच के लिए, खाना खाने के लिए भी उसको समय चाहिए, टी ब्रेक्स, चलो चाय पी के आए। स्मोकिंग आजकल लोग पसंद नहीं करते इसलिए मैंने लिखा नहीं है, टी ब्रेक्स लिख दिया है। कुल मिला के मान लीजिए इसमें रोजाना का 1 घंटा वो व्यतीत करता है। आप उसको रोक नहीं सकते, ये नॉर्मल है। आप ये नहीं कह सकते खबरदार अंगड़ाई ली, खबरदार चाय पी, वो काम ही नहीं करेगा। आपको मान के चलना है कि 9 घंटे की ड्यूटी है, तो इसमें आइडल टाइम, ह्यूमन बीइंग है वो भी एक आइडल टाइम जो है उसका 1 घंटा निकल जाएगा, अर्थात वो रोजाना हमको 8 घंटे का काम करके देगा, 8 आवर्स पर डे। जैसा कि अभी ऊपर हमने निकाला, साल में 200 दिन काम करेगा बेटे और एक दिन में 8 घंटे काम करेगा। इसका मतलब हुआ 1600 आवर्स पर एनम वो हमको काम करके देगा। तो एक एम्प्लॉय जो है हमारे लिए 1600 घंटे काम करके देगा एक साल के अंदर। क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, आपको क्वेश्चन से पढ़कर उसमें से करना है। एक वर्ड यूज हो जाता है बजट के अंदर, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मेरी जो क्षमता है प्रोडक्शन की, किसकी? प्रोडक्शन की, वो है 4 लाख यूनिट अवेलेबल। मैं कितना बना सकता हूं? प्रोडक्शन करने की जो मेरी अवेलेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कितनी है? 4 लाख। पर अभी मैं केवल 3 लाख यूनिट ही बना रहा हूं। रिक्वायर्ड कितना है? 3 लाख। तो इसका मतलब मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या हो गया? 75%। मतलब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाता है कितने यूनिट्स हम अपनी टोटल कैपेसिटी का यूटिलाइज कर रहे हैं, कितने पर काम कर रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए मैं अपने एक छोटा सा और एग्जांपल लीजिए, मैं जितने वर्कर्स हैं जितने मेरे पास वर्कर्स हैं, वो सब मिलकर मुझको 2 लाख घंटों का काम करके दे सकते हैं। उनके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं जो भी निकाले थे हमने, एक वर्कर के 1600 निकाले थे ना, ऐसे अगर 100 वर्कर हो जाए तो कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो सब मिलके 2 लाख घंटों का काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटी अवेलेबल। जबकि जो मेरे पास रिक्वायरमेंट है वो केवल 180,000 या 1,80,000 की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा? 90%। आपका भी तो ये, आप दिन में 10 घंटे काम कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आप पढ़ते हो 6 घंटे, तो हम क्या कहेंगे? यार अभी कैपेसिटी यूज ही नहीं कर रहे, आप पूरी 60% पे काम करते हो। ऊपर जो एक्चुअल रिक्वायर्ड है, नीचे जो एक्चुअल अवेलेबल है।
रिक्वायर्ड अपॉन अवेलेबल कर दें तो आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाता है। क्लियर हुआ? कॉपी। आइए देखिए एक लेबर का बजट करते हैं। अब ये जो कंपनी है इसमें ना आपकी थोड़ा मटेरियल का भी रिवीजन हो जाएगा और लेबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो कंपनी है पहले इसकी चर्चा करते हैं। ये एक प्रोडक्ट बनाती है जिसमें दो तरह का मटेरियल चाहिए, मटेरियल ए, मटेरियल बी। एक यूनिट बनाने के लिए 2 किलो मटेरियल ए लगता है जो बाजार में 20 रुपए किलो मिलता है, इसलिए वो कितने का हो गया? 40 रुपए का। दूसरा मटेरियल हम यूज करते हैं बी, जो एक यूनिट बनाने के लिए 4 किलो लगता है और बाजार में इसका भाव 30 रुपए किलो है, यानी कुल हो गया 120। दो तरह की लेबर काम करती है, एक को हम कहते हैं स्किल्ड, दूसरे को कहते हैं अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर जो है वो 5 घंटे काम करती है इसके ऊपर, और स्किल्ड लेबर को हम 75 रुपए घंटा पे करते हैं, 25 रुपए घंटा, तो कुल मिला के 125 रुपया उसका पेमेंट होता है। जो अनस्किल्ड लेबर है बेटे वो 10 घंटे का काम करती है और 1 घंटे के उसको 7.5 रुपए देते हैं, तो अनस्किल्ड लेबर को 75 रुपए का पेमेंट होता है। तो कुल मिलाकर जो हमारी प्राइम कॉस्ट है, जो इन चारों का जोड़ है, वो हो जाती है 360 रुपए। जो ओवरहेड्स हैं, ऊपर के खर्चे, वो 40 रुपए हैं। इस वजह से हमारी जो टोटल कॉस्ट है, जो कि इन दोनों का जोड़ है, वो हो जाती है 400 रुपए। 100 रुपए हम प्रॉफिट लेते हैं और हमारा जो सेलिंग प्राइस है, जो टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट का जोड़ है, वो हो जाता है 500 रुपए। तो जो 500 रुपए का हम प्रोडक्ट बेचते हैं, ये उसका पूरा डिटेल्ड कॉस्ट क्लासिफिकेशन है। अब हमारा जो टारगेट है वो है कि हम 2 लाख यूनिट पर एनम बनाएं, एक साल में 2 लाख यूनिट बनाएं। हर वर्कर जो हमारे पास काम करता है वो 8 आवर्स अ डे काम करता है, एक दिन में 8 घंटे के लिए वो आता है, हफ्ते में 5 दिन के लिए आता है, साल में 50 हफ्तों के लिए आता है, और वो साल भर में 10 दिन बिना बताए छुट्टी लगाता है, 15 दिन कह के छुट्टी लगाता है, और रोज का आधा घंटा उसका आइडल टाइम है, खाने पीने में, घूमने फिरने में वो व्यतीत करता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाएं, लेबर आर रिक्वायरमेंट बजट बनाएं, और ये बताएं कि हमको मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या हो, कितने वर्कर्स हमको चाहिए होंगे, हमें इस चीज को बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट की। बहुत सिंपल है वो, 2 किलो और 4 किलो ओरली कर सकते हैं। 2 लाख यूनिट बनाने, ए लगेगा 2 किलो, बी लगेगा 4 किलो, तो रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? 2 लाख इंटू 2 किलो, 2 लाख इंटू 4 किलो, यानी 4 लाख और 8 लाख। नहीं समझ आया? बिल्कुल सिंपल है, बच्चों को आ गया समझ में? मैं करके भी दिखा देता हूं। मटेरियल कंजम्पशन बजट, ए बी प्रोडक्शन 2 लाख 2 लाख, कंजम्पशन पर यूनिट, कंजम्पशन पर यूनिट 2 और 4 इन केजीज। कंजम्पशन किसमें? केजीज में। तो कंजम्पशन टोटल इन केजीज क्या हो जाएगा? 4 लाख किलो, 8 लाख किलो। आनंद आया कि नहीं बताएं, आनंद आया कि नहीं ये बताएं। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लेबर की। लेबर में सबसे पहले
हमें बेटा चाहिए क्या, ये लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, ओरली हो सकता है, सिंपल है। हमने यूनिट्स कितने बनाने हैं, 2 लाख, और एक यूनिट बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर को कितने घंटे काम करना होता है, 5। तो स्किल्ड वर्कर के कितने घंटे चाहिए, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। इसी तरह अनस्किल्ड वर्कर्स के कितने घंटे चाहिए, 2 लाख इंटू 10 20 लाख। सिंपल प्रेजेंटेशन करेंगे, आइए करें। लेबर रिक्वायरमेंट बजट, दो तरह की लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड। प्रोडक्शन पर एनम 2 लाख इंटू लेबर आवर्स पर यूनिट, पहले के लिए 5 आवर्स, दूसरे के लिए 10 आवर्स, क्या हो जाएगा, लेबर आर रिक्वायरमेंट पर एनम, स्किल्ड की 10 लाख चाहिए और अनस्किल्ड की 20 लाख। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर पर एनम। ठीक, इसका बजट बनाएंगे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, पहले डेज इन अ ईयर। अब क्वेश्चन में देखते जाएंगे, वहां पे मार्क करता जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। 5 days a week और 50 weeks a year। ठीक, 10 एब्सेंट, 15 लीव्स। तो आइए 5 इंटू 50 250 days माइनस लीव्स माइनस एब्सेंट। क्या चीज, हाँ नहीं प्रॉपर है, बजट है। माइनस 10 लीव्स और 15 एब्सेंट्स, तो 225 डेज। इसको बोल देंगे आप प्रोडक्टिव डेज, राइट। अब और ये क्या हो गया, पर एनम। ठीक, अब आवर्स पर डे कितना है, वो 8। नॉर्मल आइडल टाइम पर डे हाफ एन आवर, तो 7.5 आवर्स हो गए। मिनट्स नहीं है ये, आर है। आर जब लिखते हैं तो 0.5 ही लिखेंगे, मिनट्स होगा तो 30 मिनट्स लिखेंगे। अभी ये आर चल रहा है तो 0.5 ही आएगा। ये हो जाएगा प्रोडक्टिव आवर्स पर डे। समझ आ गया? 2 मिनट देखें, 2 मिनट मुझे दें। टोटल
प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर पर एनम वो हो जाएगा 225 डेज इंटू 7.5 आवर्स पर डे। ये हो गया आपका, ये कैलकुलेटर देखिए करके, 225 इंटू 7.5 घंटे 1687.5 आवर्स। ये हो गया जो एक वर्कर हमको काम करके देगा। क्लियर? चेक करिए, बोलता हूं, सुनिए, लिखते रहिए, जिसने आप दिमाग में नोट कर लीजिए। 50 हफ्ते हैं, हर हफ्ते में 5 दिन काम करेगा, साल में 250 दिन उसके बनते हैं, जिसमें से 10 दिन बता के छुट्टी लेगा, 15 दिन बिना बताए एब्सेंट की छुट्टी ले लेगा, 225 दिन काम करेगा। रोज की 8 घंटे की ड्यूटी है बेटे, इसमें से आधा घंटा जो है नॉर्मल आइडल टाइम का निकल जाएगा, तो 7.5 घंटे ही वो रोज के दे पाएगा। ये बस मैंने उल्टा लिख दिया है, वैसे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे ठीक कर सकते हैं। पहला एब्सेंट है, दूसरा लीव है, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ेगा। पहला एब्सेंट है, दूसरा लीव से, ठीक। नेट आंसर में देना, माइनस तो किया। अब हमने निकालनी है मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या निकालनी है? मैन पावर, ठीक है कि नहीं? और रोज के 7.5 घंटे, तो एक वर्कर हमें 225 दिन और रोज के 7.5 घंटे 1687 घंटे काम करके देगा। अब देखिए जरा नेक्स्ट, देखिए मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्किल्ड, अनस्किल्ड, दो है। अब टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, पीछे देखिए जरा, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख। प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर पर डे कितना है? 1687.5, 1687.5 पर एनम है, पर डे नहीं करेंगे। पर एनम इसको कह ले ए, इसको कह ले बी। अब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होगा? दिमाग लगाएं, वो हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय बी, ए डिवाइडेड बाय बी। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1687.5, 592.59, that is 593 वर्कर्स। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे, ध्यान दें, यहां बच्चे गलती करते हैं। देखिए मैं आपको गलती का रीजन बता रहा हूं, बड़ी कॉमन मेरे बच्चे जो है गलती कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। ये 86 वर्कर्स लेना है, दैट इज 86 वर्कर्स। बच्चे क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं, तो थोड़ा नीचे की तरफ राउंड कर लेते हैं, क्योंकि 0.18 है। बेटा अगर 0.18 करोगे तो काम अधूरा रह जाएगा। नहीं समझे आप? अगर वर्कर कम कर दोगे तो काम अधूरा रह जाएगा। थोड़ा वर्कर ज्यादा हो जाए, खाली बैठ जाए, ठीक है, काम थोड़ी कम करना है।
मान लो मुझे मेरा जो कोर्स है, मैं रोज 1 घंटे की क्लास लेता हूं और मेरा कोर्स 4 hours 15 minutes का है, 4 hours 15 minutes का है, तो मुझे 4 क्लासेस लेनी चाहिए 5 5th क्लास 15 मिनट्स की हो जाएगी, बाकी टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो इसलिए कि अगर मैं 4 क्लासेस लूंगा, राउंड कर दूंगा नियरेस्ट, तो आपका थोड़ा सा कोर्स रह जाएगा। तो वर्कर अगर मैं कम कर दूंगा तो काम मेरा लास्ट वाला थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। देखिए आपके सामने कितने बढ़िया बजट बना दिए, आप देखिए पूरा ज्ञान आपको दे दिया, और यहां पर एक बार फिर से मैंने आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट भी कराया है। ये देखिए लेबर आर रिक्वायरमेंट बजट, ये रहा सबसे ऊपर देखिए, लेबर रिक्वायरमेंट बजट 10 लाख और 20 लाख। फिर हमने निकाला प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर पर एनम, वो कितना आया 1687.5। अब हमने निकाला मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होगा, लेबर आवर रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिव आवर्स पर वर्कर, उससे हमें नंबर ऑफ वर्कर्स मिले। सावधान, डेसिमल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपने वर्कर ऊपर की तरफ करने हैं, एक्स्ट्रा हो जाए कम नहीं होना चाहिए। आनंद आया कि नहीं, सही बताइए, आनंद आया कि नहीं, लिख लीजिए। आइए अगले बजट की बात करते हैं, एक्सपेंस बजट। एक बार हमको प्रोडक्शन पता चल जाए तो हम अपना एक्सपेंस बजट भी बना सकते हैं। बजट के अंदर हम अपने एक्सपेंसेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या है? वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल, अब मैं हर बच्चे को एक किताब देता हूं जो मेरे पास पढ़ने आता है। एक बच्चा आएगा तो एक किताब मेरी खर्च होगी, 10 बच्चे आएंगे तो 10 किताब खर्च होंगी, 100 बच्चे आएंगे तो 100 किताबें खर्च होंगी, 1000 बच्चे आएंगे तो 1000 किताबें खर्च होंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोडक्शन इंटू वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट। कितना आपने प्रोडक्शन किया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 यूनिट पे आपका क्या खर्चा आता है। लेकिन अब देखिए, इस कमरे का जो किराया है वो फिक्स्ड है। अब इस कमरे में 1 बच्चा बैठे तब भी मेरा वही किराया लगेगा, 10 बच्चे बैठे तब भी वही किराया लगेगा, 100 बच्चे बैठे तब भी वही किराया लगेगा, 1000 बच्चे बैठे तब भी वही किराया लगेगा। मेरे किराए में कोई कटौती नहीं होगी। तो जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है बेटा वो सेम रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। इसमें आपने ये नहीं देखना कि प्रोडक्शन क्या है, ये फिक्स्ड रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। लिख लीजिए, ये आपका एक्सपेंस बजट बनाने के लिए डिटेल्स हैं। आप अगर यहां देखें तो बताया जा रहा है कि हमारे जो वेरिएबल खर्चे हैं वो 3 तरह के हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा पर यूनिट 4 रुपए आता है, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 6 रुपए आती है, और अदर एक्सपेंसेस पर यूनिट 10 रुपए आते हैं। और जो फिक्स खर्चे हैं वो साल का रेंट हमें 2 लाख रुपए देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड 1 लाख रुपए है। बच्चे सोच रहे होंगे कभी तो ऊपर बोलते हैं वेरिएबल, कभी नीचे बोलते हैं फिक्स्ड, कोई मैनर्स है? नहीं है, मैनर्स है, मैनर्स। ऐसा होता है, होटल्स में जाइए, होटल्स में कुछ एरियाज होते हैं जहां की इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड है, चाहे गेस्ट कम आए हो चाहे गेस्ट ज्यादा आए हो।
वो इलेक्ट्रिसिटी उतनी लगेगी। पर कुछ एरियाज में अगर आप जाएंगे, जैसे रूम है, रूम में इलेक्ट्रिसिटी कब लगेगी? जब गेस्ट आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पोर्शन वेरिएबल हो सकता है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड हो सकता है। इस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी कब लगेगी? जब बच्चे आएंगे, क्लास होगी। पर कॉरिडोर की इलेक्ट्रिसिटी सारा वक्त चलेगी। इसलिए नाम सेम हो सकता है, उसका एक पोर्शन फिक्स्ड और एक वेरिएबल हो सकता है। तो कह रहा है कि हमने साल में 1 लाख यूनिट बनाने हैं। कितने? 1 लाख यूनिट। कह रहा है उसका बजट तैयार कीजिए। बजट तैयार कीजिए, अगर 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो क्या हमारा एक्सपेंस का खर्चा आएगा, ये हमको तैयार करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, हेडिंग एक्सपेंस बजट। प्रोडक्शन, 1 लाख यूनिट्स। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, सुंदरता के लिए कलर चेंज करेंगे। पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस, तीन है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी, अदर्स। 1 लाख इंटू 4, 6, 10। 4 है भैया प्रिंटिंग, 6 है बेटा इलेक्ट्रिसिटी और 10 है बेटा अदर्स। तो 4, 6, 10 तीनों को 1-1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 लाख, 6 लाख, 10 lakhs। टोटल 20 lakhs। अब फिक्स्ड, इसमें है रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अदर्स। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख। टोटल 5 लाख। ये टोटल हो गए वेरिएबल, फिक्स्ड और ये ग्रैंड टोटल। $25 lakhs। तो इस प्रकार से हम एक्सपेंस बजट बनाते हैं, जिसमें वेरिएबल का अलग, फिक्स्ड का अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। इंडिविजुअल आइटम्स वेरिएबल के दिखाए, उसका टोटल किया। इंडिविजुअल आइटम फिक्स्ड के दिखाए, उसका टोटल किया। वेरिएबल का टोटल, फिक्स्ड का टोटल जोड़ दिया, ग्रैंड टोटल दिया। तो ये है हमारा वेरिएबल और फिक्स्ड मिलाकर एक्सपेंस बजट।